हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल डिफेंस ट्यूटर में। आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक जीडी के बच्चों के लिए मैथ्स के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को। और आज का हमारा चैप्टर होगा बायनोमियल थ्योरम। यह बायनोमियल थ्योरम का लेक्चर 4 है। तो इससे पहले हमने 3 और लेक्चर दिए हैं, तो जिन्होंने भी अभी तक उसे नहीं देखा है तो उस तीनों लेक्चर को जाकर जरूर देखें, ताकि क्या हो बच्चे, ये एक पार्टिकुलर लेक्चर आपको और भी अच्छे से समझ में आ पाए। जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पे कराया जाए उन सभी कंसेप्ट, सभी क्वेश्चंस आपको अच्छे से दिमाग में क्लियर हो सके। हमारे जितने भी वीडियो होते हैं बच्चे, हम लगभग वीडियो को चाहते हैं कि एक दूसरे से रिलेट करके रखें, ताकि क्या हो, उससे पिछले वाला कंसेप्ट भी रिवाइज होते रहे और एक नया कंसेप्ट भी आप सीखते रहें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, इन द एक्सपेंशन ऑफ a प्लस बी टू द पावर n, इफ n इज इवन देन मिडिल टर्म इज। यानी a प्लस बी टू द पावर n के एक्सपेंशन में अगर n आपका इवन हो तो मिडिल टर्म क्या होगा। तो देखिए, इससे पिछले वाले वीडियो में हमने आपको बताया था कि बच्चे कैसे हम किसी भी टर्म को मिडिल टर्म, या फिर आपको कोई भी टर्म आपका मिडिल हो तो कैसे फाइंड करें जब हमारा n का वैल्यू इवन हो और n का वैल्यू ऑड हो। तो पिछले क्वेश्चंस में हम आपको 1 प्लस एक्स टू द पावर 10 ऐसा क्वेश्चन था, इसके हमने मिडिल टर्म फाइंड करवाया था। तो यहाँ पे हमारा 10 क्या है, एक इवन नंबर है, तो क्या है, इवन है। तो यहाँ पे हमने बताया था कि इस n के जगह, इस 10 के जगह पे अगर n रहे तो n का वैल्यू अगर आपका इवन रहे और n का वैल्यू अगर ऑड रहे, तो इन दोनों कंडीशन में हम कैसे फाइंड करेंगे कि हमारा मिडिल टर्म क्या होगा। तो बस यही क्वेश्चन था। ठीक है, बस यही क्वेश्चन है आपका। इसी क्वेश्चन पे हम उस पूरे कंसेप्ट को सीखेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर और फिर से क्वेश्चन को पढ़ते हैं। पहला है, इन द एक्सपेंशन ऑफ a प्लस बी टू द पावर n, इफ n इज इवन देन मिडिल टर्म इज। तो a प्लस बी टू द पावर n है, जहाँ क्या है, n क्या है आपका, इवन है, n क्या है आपका, इवन है। तो a प्लस बी टू द पावर n में अगर हमारा n इवन है तो इसका मिडिल टर्म कैसे फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले तो ये हमें आप बताइए कि इसमें टोटल टर्म कितना होगा, टोटल टर्म हमारा कितना होगा। तो हमने सिखाया था कि टोटल टर्म निकालने के लिए n में क्या करते हैं, एक का एडिशन कर देते हैं। n में एक का एडिशन करेंगे तो ये क्या होगा, हमारा टोटल टर्म होगा। और अगर हम n में एडिशन करेंगे तो अब बताइए हमारा कि ये जो टर्म होगा टोटल टर्म, ये ऑड होगा या फिर इवन होगा। सोचिए। तो देखिए, आपको कुछ नहीं सोचना है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। n का वैल्यू इवन है तो इवन हमारा 2 मान लेते हैं, तो 2 में क्या करेंगे, एक जोड़ेंगे तो 3 आएगा। n का वैल्यू इवन है तो n के 4 डालेंगे तो 4 में एक जोड़ने क्या आएगा, 5 आएगा। तो ये सभी क्या है, एक ऑड टर्म है। तो हमारा टोटल टर्म कितना होगा, ऑड होगा। टोटल टर्म कैसा होगा हमारा बच्चे, टोटल टर्म हमारा एक ऑड होगा। क्या होगा, ऑड होगा। ठीक है, तो चलिए अब कैसे फाइंड करेंगे कि मिडिल टर्म हमारा क्या होगा। तो टोटल टर्म हमारा अगर ऑड है तो उस कंडीशंस में हमारा मिडिल टर्म क्या होगा। टोटल टर्म अगर इवन है तो उस कंडीशन में हमारा मिडिल टर्म क्या होगा। तो चलिए यहाँ पे भी हम लिख देते हैं कि अगर a प्लस बी टू द पावर n हो तो इस कंडीशन में हमारा अगर आपका n का वैल्यू क्या हो, आपका अगर ऑड हो, इस कंडीशन में हमारा अगर n का वैल्यू ऑड हो, ठीक है, तो टोटल टर्म क्या होगा, टोटल टर्म क्या होगा, फिर से n प्लस 1 ही होगा हमारा टोटल टर्म। तो टोटल टर्म निकालने का तो वही तरीका होता है। तो ऑड में क्या करेंगे, n का वैल्यू ऑड है तो 3 मान लेते हैं, तो 3 प्लस 1 क्या होगा, 4 हो गया। ऑड है तो 5 प्लस 1 क्या हो गया, 6 हो गया। तो 4 और 6 क्या है, ये आपके क्या है, एक बच्चे, ये एक आपके इवन टर्म है। तो हमारा टोटल टर्म क्या हो गया इस कंडीशन में, इवन हो गया। तो यहाँ से हम क्या सीख मिली, हमें यहाँ से हमें ये सीखने के मिला कि अगर a प्लस बी टू द पावर n के एक्सपेंशन में अगर n का वैल्यू ऑड है, सॉरी n का वैल्यू अगर इवन है तो टोटल टर्म ऑड होगा, n का वैल्यू अगर ऑड है तो टोटल टर्म हमारा इवन होगा। ठीक है, ये कंसेप्ट हमने सीखा। अब इसी कंसेप्ट पे हम फाइंड कर लेंगे कि क्या हमारा मिडिल टर्म होगा। ठीक है, तो चलिए फाइंड करते हैं हम। तो टोटल टर्म हमारा अगर ऑड है तो 1 2 3 4 5, टोटल टर्म ऑड है, 1 2 3 4 5, 5 क्या एक ऑड टर्म है। तो इस कंडीशन में हमारा मिडिल टर्म क्या होगा, इधर से दो छोड़ दे तो यही हमारा मिडिल टर्म होगा। समझ रहे हैं, इधर से 2 और इधर से 2 छोड़ दे तो यही हमारा मिडिल टर्म होगा। तो इस मिडिल टर्म को कैसे फाइंड करेंगे। तो देखिए, इसको फाइंड करने का एक तरीका होता है, आपका n का जो वैल्यू है, क्या कीजिए, इस n को वैल्यू क्या कीजिए, इसको 2 से भाग कीजिए और इसमें क्या कीजिए, 1 का एडिशन कर दीजिए। क्या गया, n/2 + 1 क्या होगा, हमारा मिडिल टर्म होगा। n/2 + 1 क्या होगा, हमारा मिडिल टर्म होगा। तो देखिए कैसे फाइंड करेंगे। तो किसी में अगर टोटल टर्म अगर 5 है, मान लीजिए कोई एक्सपेंशन होगा, इसका टोटल टर्म अगर 5 होगा तो इसमें n का वैल्यू क्या होगा, एक कम होगा, 4 होगा, तभी तो उसका टोटल टर्म 5 होगा। तो 4 में हम 2 से भाग करेंगे और इसमें 1 कर देंगे तो क्या होगा, 2 हो जाएगा, 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 1 नंबर 2 नंबर 3, तो तीसरा टर्म ही मिडिल टर्म है, तो हमें मिल गया। तो इस तरीके से क्या करते हैं, हम फाइंड करते हैं अपने मिडिल टर्म को, कब, जब हमारा n का वैल्यू इवन हो तब। ठीक है, तो n का वैल्यू जब हमारा इवन हो, इस पूरे को मिटाते हैं। अब फिर से हम यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, चलिए थोड़ा सा साफ सुथरा कर ले। क्या हो गया हमारा, यहाँ पे इस कंडीशन में हमारा मिडिल टर्म क्या होगा, n का वैल्यू इवन होगा तो n/2 + 1 क्या होगा, ये जो टर्म होगा क्या होगा, हमारा मिडिल टर्म होगा।
तो इसका आंसर क्या होगा, इन द एक्सपेंशन ऑफ a प्लस बी टू द पावर n, अगर इवन है तो हमारा मिडिल टर्म क्या होगा, n/2+1 इज द मिडिल टर्म। ठीक है, समझ में आ गया। फिर क्या है, जब हमारा n a प्लस बी टू द पावर n, यानी इस एक्सपेंशन में n जब हमारा ऑड हो तो हमारा टोटल टर्म इवन होगा। तो इवन कहने का मतलब जैसे 6 टर्म, 1 2 3 4 5 6, अब 6 टर्म हो गया हमारा। तो देखिए हम आपको ये क्यों बता रहे हैं, क्योंकि क्या हो, आप अगर भूल भी जाते हैं इस n/2+1 को तो आप कैसे निकाल पाइएगा खुद से। तो अपने से निकाल पाने के लिए आपको सीखना तो पड़ेगा ना कि कैसे निकालते हैं, तभी तो आप निकाल पाइएगा। ठीक है, तो इसके लिए हम आपको सिखा दे रहे हैं कि क्या हो, आपको एग्जाम में भूले तब भी आप आंसर फाइंड कर सके। तो देखिए इस कंडीशन में हमारा मिडिल टर्म क्या होगा, तो पहले से 2 छोड़ दे और दूसरे से 2 छोड़ दे। ठीक है, तो हमारा मिडिल टर्म ये भी होगा और ये भी होगा, दोनों मिडिल टर्म हो सकता है। तो इस दोनों मिडिल टर्म को हम कैसे फाइंड करेंगे, अगर हम बच्चे, अगर हम क्या करें, पहला से 2 छोड़ दे और लास्ट से भी 2 छोड़ दे, तो इस दोनों कंडीशन में हमारा मिडिल टर्म कितना होगा, तो मिडिल टर्म कितना होगा, 2 होगा। तो पहला तो क्वेश्चन ये बन गया हमारा, पहला तो क्वेश्चन हमारा ये बन गया कि अगर हमारा a प्लस बी टू द पावर n के एक्सपेंशन में n अगर ऑड है तो मिडिल टर्म कितना होगा। तो पहला क्वेश्चन होगा नंबर ऑफ मिडिल टर्म कितना होगा बच्चे, 2 होगा। क्यों होगा 2, क्योंकि हमारा टोटल टर्म n+1 टर्म होगा और n+1 क्या होगा, इवन हो जाएगा, और इवन हो जाएगा तो हमारा मिडिल टर्म हमेशा 2 होगा। आपको खुद से सोच लेना है कि अगर 6 टर्म होगा तो 1 2 3 4 5 6, 6 में हमारा 2 बाहर निकल गया, 2 बाहर निकल गया तो बच गया ये दोनों ही मिडिल टर्म होंगे, तो दोनों यहाँ पे मिडिल टर्म होगा। ठीक है, तो ये हमारा एक पहला कंसेप्ट निकला कि अगर n का वैल्यू ऑड है तो टोटल टर्म हमारा इवन होगा, तो इस कंडीशन में हमारा नंबर ऑफ टर्म्स 2 होगा, नंबर ऑफ मिडिल टर्म 2 होगा। ठीक है, तो चलिए ये हो गया मिडिल टर्म, हमारा नंबर ऑफ मिडिल टर्म। और इस नंबर ऑफ मिडिल टर्म को कैसे फाइंड करेंगे, तो क्या करना है आपको, इसमें दोनों जो मिडिल टर्म होंगे, तो पहला मिडिल टर्म 1 मिडिल टर्म, फर्स्ट मिडिल टर्म क्या होगा बच्चे आपका, एक होगा, n में क्या करेंगे 1 जोड़ेंगे और 2 से भाग करेंगे, n+1/2। ठीक है, एक ये मिडिल टर्म होगा, और दूसरा मिडिल टर्म क्या होगा हमारा, n+1/2 में क्या करेंगे, 1 को ऐड कर देंगे। तो ये दोनों जो टर्म निकलेगा हमारा यही मिडिल टर्म होगा। तो देखिए कैसे, 1 2 3 4 5 6 था ना, तो ये दो हट गया। ठीक है, 2 बच गया हमारा ये टर्म और ये टर्म। तो इसको कैसे फाइंड करेंगे, तो n का वैल्यू डालेंगे, तो n अगर ये पूरा 6 है तो n का वैल्यू क्या होगा 5, तो 5 + 1/2 क्या होगा, 5 + 1/2 यानी 6/2 यानी 3। तो 1 2 3 1 2 3, तीसरा टर्म मिडिल टर्म मिल गया, और फिर इस 3 में क्या करेंगे 1 जोड़ेंगे तो 4 आएगा, तो ये क्या होगा 4th भी मिडिल टर्म मिल गया। तो ऐसे तरीके से हम क्या करते हैं अपने इस, जब हमारा n का वैल्यू ऑड हो तो मिडिल टर्म को फाइंड करते हैं। तो हमने यहाँ पे जो भी कंसेप्ट सिखाया आपको सब चीज़ समझ में आया होगा। तो इस तरीके से मिडिल टर्म फाइंड करते हैं। और आप याद रखिए हमने पिछले क्वेश्चन में आपको सिखाया था कि मिडिल टर्म जो होता है यही आपका ग्रेटेस्ट टर्म होता है, और इसी ग्रेटेस्ट टर्म का कोफिशिएंट जो होता है वो आपका क्या होता है, ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट होता है। तो क्वेश्चंस में कभी आपको ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट पूछे तो आप मिडिल टर्म निकाल लीजिए, और मिडिल टर्म का ही कोफिशिएंट क्या होगा, ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट होगा दोनों कंडीशन में। और आप अगर सोचिएगा कि अरे तो इसमें भी क्या होगा, इसमें तो दो ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट आ जाएगा, तो नहीं, हमेशा याद रखिए कि इस दोनों मिडिल टर्म में, मिडिल टर्म 1 मिडिल टर्म 2 में जो कोफिशिएंट होगा आपका वो क्या होगा, दोनों ही सेम ही होगा। आप करके देख लीजिएगा कि दोनों कोफिशिएंट आपको सेम ही मिलेगा। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि क्या होगा यहाँ पे इस दोनों मिडिल टर्म में दोनों कोफिशिएंट सेम होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, ए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, इन द एक्सपेंशन ऑफ a प्लस बी टू द पावर n, इफ n इज ऑड देन द नंबर ऑफ मिडिल टर्म। तो n क्या होगा, हमारा ऑड होगा, तो यहाँ पे हमने सिखाया है n का वैल्यू अगर ऑड है तो मिडिल टर्म कितना होता है बच्चे, हमारा मिडिल टर्म 2 होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही आंसर होगा। समझ में आ गया, देख रहे हैं कितना सिंपल क्वेश्चन एक लाइन में हमने बना दिया, और यहीं पे मिडिल टर्म पूछ देता तो वो भी बता देते। नेक्स्ट है, इफ n इज पॉजिटिव इंटीजर देन 2 टू द पावर 3n - 7n - 1 का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, इस सॉरी वैल्यू नहीं पूछा जा रहा है, इस डिविजुअल बाई क्या पूछा जा रहा है, इस डिविजुअल बाई, ये किससे विभाजित होगा, किससे भाग लगेगा। तो देखिए 2 टू द पावर 3n - 7n - 1 पूछा जा रहा है, ये किससे भाग लगेगा, यानी ये किससे डिवाइड कर सकते हैं, इसको हम किससे विभाजित कर सकते हैं। तो कैसे फाइंड करेंगे इसे हम कैसे फाइंड करेंगे। तो चलिए हम क्या करेंगे, इस 2 टू द पावर 3 को 8 लिख सकते हैं, और 8 टू द पावर n ऐसा लिख सकते हैं, -7n - 1, और इस 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 + 7 पे पावर n - 7n - 1। तो देखिए जिस मेथड से हम बना रहे हैं बच्चे, जिस मेथड से जिस तरीके से बना रहे हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस को इसी मेथड इसी तरीके से बनाते हैं। तो आपको भी यही अप्लाई करना है एग्जामिनेशन में, दूसरा कुछ दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, बस सीखते चलिए कैसे बना रहे हैं। 1 + 7 टू द पावर n को क्या करेंगे, तोड़ेंगे। तो कैसे तोड़ेंगे, देखिए NC 0, और हमने सिखाया था तोड़ना, 1 पे पावर क्या होगा, n - 0, तो सभी में 1 1 होगा, तो 1 पे पावर कुछ भी होगा तो वैल्यू तो 1 ही आएगा, तो उसको छोड़ दीजिए। ठीक है, उसको छोड़ दीजिए। 7 पे पावर क्या होगा, 0, फिर प्लस NC1 7 पे पावर 1, फिर प्लस NC2 7 पे पावर 2, जो नीचे होगा वही ऊपर चला जाएगा। ठीक है, NC3 7 पे पावर 3 प्लस अप टू आगे तक जाएगा, और ये क्या होगा, -7n - 1। चलिए मार्कर फिर से चेंज कर लेते हैं, इक्वल टू क्या होगा हमारा, इक्वल टू
ये क्या होगा, अब एन सी जीरो का वैल्यू क्या होता है बच्चे, एन सी जीरो का वैल्यू बच्चे होता है 1। तो ये 7 पे पावर 0, तो एनीथिंग पे पावर 0 1, तो पहला 1 आ गया, ठीक है, पहला क्या हो गया हमारा 1 हो गया। फिर प्लस एन सी वन, पहला क्या होगा एन सी वन, तो एन सी वन का वैल्यू क्या होगा, एन सी वन का वैल्यू एन होता है। कैसे, देखिए एन सी वन का वैल्यू एन होता है, तो हमने सिखाया था एन का फैक्टोरियल और एन माइनस वन का फैक्टोरियल इंटू वन का फैक्टोरियल। तो एन को आप एन इंटू एन माइनस वन का फैक्टोरियल लिख सकते हैं, और नीचे क्या आपका एन माइनस वन का फैक्टोरियल, तो ये एक से एन माइनस वन फैक्टोरियल एन माइनस वन फैक्टोरियल कट जाएगा और ये क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्या करते हैं, एन सी वन को हम एन लिखते हैं। तो इसको आप याद करके रख लीजिए, क्या होगा कि बार बार इतना काम आपको नहीं करना पड़ेगा और ये आपको हर जगह हेल्प करता रहेगा। चलिए क्या होगा, ये आपका ये होगा एन हो गया और ये 7 हो गया, तो 7 इंटू एन, फिर प्लस क्या होगा अप टू एन सी टू 7 का स्क्वायर अप टू आगे तक रहेगा। ये क्या हो गया, -7n-1, ठीक है, -7n-1। अब यहाँ पे लिख देते हैं बच्चे हुए जगह में इक्वल टू 1 + 7n। अब दिख रहे हैं आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है कि ये -7n ये +7n कट जा रहा है और ये 1 कट जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ क्या बच जा रहा है, 7 का स्क्वायर, यानी 7 का स्क्वायर 7 7 49, 7 पूरा पहले लिख देते हैं, ठीक है, पहले लिख देते हैं हम एन सी टू 7 का स्क्वायर प्लस एन सी थ्री 7 का क्यूब अप टू आगे तक, ठीक है। तो यहाँ से हमें 7 का स्क्वायर कॉमन निकलता हुआ दिख रहा है, तो 7 का स्क्वायर कॉमन निकालिए, एन सी टू प्लस एन सी थ्री इंटू 7 प्लस अप टू आगे तक, ठीक है, यही हो गया। तो 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, और 49 और आगे वाला ये पूरा झंझट, ठीक है, ये पूरा झंझट यहाँ लिख देंगे, ठीक है। तो 49 इंटू आगे वाला झंझट, ठीक है, तो ये कटेगा किससे, तो कोई भी वैल्यू हमारा 49 के साथ हो और आगे वाला हो, तो जब भी होगा तो 49 इसमें तो होगा। तो अगर हम इस पूरे वैल्यू को अगर 49 से डिवाइड कर देते हैं तो हमारा क्या होगा, ये वैल्यू आपका पूरा क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इसके रिगार्डिंग सही आंसर होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को बनाते हैं। तो जो भी आपका ये जो कोफिशिएंट बचेगा आपको क्या करना है, उसको देख लेना है, तो क्या होगा आपका वही आंसर हो जाएगा। तो ये 7 का स्क्वायर आ रहा है यानी 49, तो 49 क्या होगा आपका सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए समझ में आ गया होगा क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस तरह के क्वेश्चन को आप बस इसी प्रोसेस को अप्लाई करना है और बनाना है, ठीक है। इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन 7 टू द पावर 1/2 प्लस 5 टू द पावर 1/3 टू द पावर 37, देन द नंबर ऑफ इंटीजर्स आर। तो ये भी एक बेहतरीन क्वेश्चन कहा जाता है बच्चे। इस टाइप के क्वेश्चन अगर पूछे जाएँ तो आपको मेथड होता है, इसी मेथड को अप्लाई करना है और तभी आपका आंसर क्या होगा, आएगा, ठीक है। तो वो भी एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन था, ये एक क्या था बच्चे आपका डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन था। तो इसको भी क्या करना है, आपको मेथड सीखना है, कैसे कैसे हमने बनाया, तो इस मेथड को अप्लाई करके आंसर लाना है। और इस क्वेश्चन का भी मेथड सीख लीजिए कि कैसे हम इस क्वेश्चन को बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए अप्लाई करते हैं, मेथड को बनाते हैं, सिखाते हैं आपको कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आएंगे आपको तो हम जनरल टर्म फाइंड करेंगे। तो जनरल टर्म क्या होता है, टी आर प्लस में जनरल टर्म होता है। तो कैसे निकालेंगे, 37 सी आर 7 टू द पावर क्या है 1/2 है, और इस पर क्या होगा आपका 37 माइनस आर हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या होगा 5 टू द पावर, जिससे आपको पूछा जा रहा है नंबर ऑफ इंटीजर्स, तो आप क्या कीजिए सबसे पहले जनरल टर्म लिखिए, ठीक है, सबसे पहले जनरल टर्म लिख रहे हैं हम, तो 1/3 और इस पे पावर क्या हो गया आर हो गया। तो हमने जनरल टर्म लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हमारा हम फाइंड करेंगे कौन सा टर्म हमारा इंटीजर होगा। तो देखिए ये हमारा टर्म क्या होगा आपका इंटीजर होगा, ये हमेशा इंटीजर रहता है, तो ये क्या होगा हमेशा इंटीजर रहता है। तो इसको आपको सोचना ही नहीं है, जब भी सोचना है इसके बारे में सोचना है। तो इसका पावर अगर हम इंटीजर कर दें, इसका पावर अगर हम इंटीजर कर दें तो हमारा वैल्यू क्या होगा, हमेशा इंटीजर ही आएगा। तो चलिए देखते हैं कैसे पावर इंटीजर करेंगे। ये 37 सी आर तो रहेगा ही, और ये क्या हो गया आपका 7 पे पावर 37 माइनस आर अपॉन 2, 5 पे पावर आर अपॉन 3, ठीक है। तो अगर हम क्या करें बच्चे, इस पावर को और इस पावर को इंटीजर कर दे तो वैल्यू क्या होगा हमारा इंटीजर ही आएगा। इंटीजर कहने का मतलब बच्चे जैसे कोई एक पर्टिकुलर नंबर आए, जैसे 1 2 3 4 5 6, ये सब इंटीजर हुआ। रेशनल हो गया जैसे 1/2 5/6, इस टाइप से नंबर नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये क्या होता है आपका रेशनल हो जाता है, ठीक है। तो हम अगर पावर को इंटीजर कर दें तो क्या होगा हमारा, ये आपका इंटीजर ही आएगा, ठीक है, इंटीजर ही आएगा, ठीक है। तो एक सेकंड थोड़ा सा रुक जाइए, मार्कर देख लेते हैं। तो चलिए बच्चे मार्कर थोड़ा सा ठीक हो गया है, ठीक है। तो चलिए क्या है, हम आपको क्या सिखा रहे थे कि ये क्या आपका इंटीजर होना चाहिए। तो ये इंटीजर कब कब होगा, इंटीजर होने का मतलब 37 माइनस आर अपॉन 2 का इंटीजर होने का मतलब ये प्रॉपर्ली कटना चाहिए। तो आर के जगह पे अगर हम 1 डाल देते हैं, या फिर सबसे पहले 0 से स्टार्ट करते हैं, आर के जगह पे 0 डाल देते हैं तो 37/2, ये इंटीजर तो नहीं हुआ, ये तो कट ही नहीं रहा है। तो आर के जगह पे 1 डालते हैं, तो 1 डालेंगे तो क्या होगा, नहीं होगा। 2 डालेंगे, 1 डाल के देखते हैं एक बार, 37 माइनस 1 36/2, ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये आपका इंटीजर आ जाएगा, ठीक है। 2 से ये कट जाएगा, तो 1 क्या होगा हमारा एक वैल्यू हो जाएगा। तो आर का वैल्यू क्या मिला, आर का वैल्यू 1 मिला। फिर आर के जगह पे 2 डालेंगे तो होगा, नहीं होगा। 3 डालेंगे तो 37 में से 3 कितना हो गया बच्चे, 6 5
4 होगा, क्या 34, 4 3 7, तो क्या होगा 3 हमारा हो जाएगा। तो इवन नंबर होगा 34/2, क्या होगा इवन होगा, तो क्या हो जाएगा कट जाएगा। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 1 3 5 डालेंगे तो फिर होगा 1 3 5 7, मतलब जब ऑड नंबर डालेंगे तो हमारा क्या हो रहा है, ये इंटीजर आ रहा है। तो 1 3 5 7, फिर क्या होगा 7 के बाद 9 11 13 15, सभी क्या है ऑड नंबर है। 17 है, 17 के बाद और क्या होगा 19 21 23 25 27 होगा, फिर क्या होगा आपका 29 हो जाएगा, फिर क्या होगा 29 के बाद 31 हो जाएगा, 33 हो जाएगा, 35 हो जाएगा, फिर 37 होगा। 37 के बाद डालेंगे क्या, 37 के बाद क्यों डालेंगे, 37 के बाद डालेंगे तो निगेटिव में चला जाएगा, ठीक है। तो फिर ये 1 का फिर झंझट हो जाएगा, तो ये भी क्या कर देगा हमारा गड़बड़ा देगा, फिर इंटीजर को खराब कर देगा। तो 37 तक रहने देंगे, ठीक है। दूसरे कंडीशन के लिए R/3 को चेक करेंगे कि क्या हमारा R/3 कब कब इंटीजर होता है। तो R/3 कब इंटीजर होगा बच्चे, जब 3 का पहाड़ा डालेंगे, यानी 3 का टेबल का कुछ भी वैल्यू डालेंगे तभी तो इंटीजर होगा ना। तो R का वैल्यू यहाँ से क्या होगा 3 9 15 21 27 33, फिर आगे जब डालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा एक्स्ट्रा टर्म चला जाएगा। तो हम क्या करेंगे बच्चे, अब क्या करेंगे, हमारा जो नेक्स्ट मेथड होगा, जो नेक्स्ट हमारा स्टेप होगा वो क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा इस R और इस R, इस दोनों R में से कॉमन वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। तो कॉमन COMMON कॉमन R, यानी R जो भी कॉमन होगा, यानी इस दोनों में से मिला के जो भी R का वैल्यू आएगा वही हमारा क्या होगा बच्चे आंसर होगा, यानी उतना ही टर्म क्या होगा हमारा जनरल टर्म होगा, सॉरी इंटीजर वाले टर्म होंगे। तो R का वैल्यू कॉमन निकालते हैं, तो एक तो कॉमन 3 आएगा, फिर क्या आएगा आपका 9 आएगा, फिर 15, फिर 21, फिर 27, और क्या आएगा बच्चे, एक सेकेंड हम कुछ गलती कर रहे हैं लगता है, ठीक है। यहाँ पे R का टेबल में क्या क्या आता है, R के टेबल में 3 आएगा, 9 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, 3 8 24, 3 9 27, 3 10 30, फिर क्या होगा आपके 33 36, ये सभी क्या होंगे आपके R के टेबल में आएंगे, सॉरी R के टेबल में नहीं, ये किसके टेबल में आएंगे, ये 3 के टेबल में आएंगे। तो फिर हम क्या करेंगे, अब हमें इस दोनों, इस पहले R इस दूसरे R, इस दोनों के बीच क्या करना है, कॉमन को फाइंड करना है, यानी कौन सा आपका वैल्यू कॉमन होगा। तो चलिए देखते हैं कौन सा कॉमन है। R का वैल्यू 3 कॉमन है, फिर क्या है 9 कॉमन है, 15 कॉमन है, 21 27 33, ये सभी क्या है आपके कॉमन वैल्यू है R, इस पहले R और इस दूसरे R दोनों के बीच में। तो आपको हमेशा यही करना है, दोनों का R फाइंड करना है और दोनों के बीच कॉमन का वैल्यू देखना है कि कौन सा वैल्यू कॉमन है। तो ये 1 2 3 4 5 6, यानी 6 वैल्यू कॉमन है। तो हमारे टोटल नंबर ऑफ इंटीजर्स कितने होंगे इस बाइनोमियल एक्सपेंशन में, वो क्या होगा 6 होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या होगा राइट आंसर। तो इस तरीके से क्या करेंगे, क्वेश्चंस को फाइंड करेंगे, क्वेश्चंस को बनाएंगे, अपने इंटीजर वाले वैल्यू को फाइंड करेंगे। यही स्टेप अप्लाई करना है, इसी स्टेप्स अप्लाई कीजिए, आंसर बिल्कुल आएगा, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं बच्चे, ईमानदारी रियलिटी में ऑनेस्टी बताएं तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं वो एक टाइप के रट्टू टाइप के होते हैं। तो आपको क्या करना है, स्टेप्स वही फॉलो करना है और थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाना है, क्योंकि हो सकता है अलग अलग आपको नंबर दे दिया जाए, जैसे यहाँ पे इसका वैल्यू ही चेंज हो जाए, कुछ नया दे दे, तो आपको वहाँ पे खुद से ब्रेन लगाना है, लेकिन स्टेप्स को यही फॉलो करते रहना है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इन द एक्सपेंशन ऑफ a + b to the power n, द कोफिशिएंट ऑफ 4th and 13th टर्म आर इक्वल टू ईच अदर, देन द वैल्यू ऑफ n इज। आपको बताना है कि a + b to the power n के एक्सपेंशन में कोफिशिएंट ऑफ 4th टर्म, यानी आपके t4 का कोफिशिएंट किसके बराबर है, t4 का कोफिशिएंट यानी आपका कह सकते हैं आप nc4 किसके बराबर है 13 टर्म के, यानी 4th टर्म का कोफिशिएंट किसके बराबर है 13 टर्म के, nc13, ठीक है। तो 4th टर्म का कोफिशिएंट बराबर है किसके बच्चे 13th टर्म के कोफिशिएंट के। तो इसको मिटाते हैं, हम लिखते हैं इस तरह की कोफिशिएंट ऑफ 4th टर्म इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ 13 टर्म, ठीक है। 4th टर्म का कोफिशिएंट 13 टर्म के कोफिशिएंट के बराबर है। तो 4th टर्म का कोफिशिएंट कैसे निकालेंगे, तो t4 लिखेंगे सबसे पहले, तो t4 को 3 + 1 लिख सकते हैं, तो nc3 a टू द पावर क्या लिखेंगे a टू द पावर n-3 और क्या लिखेंगे b टू द पावर 3। t13 टर्म निकालते हैं, तो t13 कैसे होगा t12 + 1, तो nc12 a टू द पावर 12 क्या होगा a टू द पावर n-12 और b टू द पावर 12, ठीक है। तो आपको इस दोनों टर्म के t4 और t13 के कोफिशिएंट पूछे जा रहे हैं, तो ये हमारा तो कोफिशिएंट होगा नहीं, क्या होगा हमारा नंबर वाला ही कोफिशिएंट होता है। तो ये एक नंबर वाला टर्म है, तो ये कोफिशिएंट हो गया और ये आपका कोफिशिएंट हो गया, ये दोनों क्या आपस में बराबर है। तो nc3 इक्वल हो गया nc12 को, और हमने आपको सिखाया था कि अगर ncx इक्वल होगा ncy के, तो यहाँ पे x + y का वैल्यू किसके n के बराबर होता है, ठीक है। तो 3 + 12 किसके बराबर होगा n के बराबर होगा। हमें किसका वैल्यू पूछा जा रहा है n का, तो n का वैल्यू कितना आ गया 12 + 3 कितना हो गया आपका 15, क्या हो गया 15, तो n का वैल्यू क्या आ गया 15, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बस दिमाग लगाना था। हमने जो भी पिछले कंसेप्ट सिखाया है उसी कंसेप्चुअल बेस्ड पे क्वेश्चन था ये भी। तो
बेहतरीन क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको बनाते हैं तो आपको क्या होगा, बहुत ही ये हेल्प करेगा। हमने जितने भी कंसेप्ट अभी तक सिखाया है, ये हमारा बायनोमियल थ्योरम का लास्ट वीडियो था। इसके बाद आने वाले समय में हम आपको नया चैप्टर परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशंस को डील करेंगे। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस और कंसेप्ट को बताएंगे। तो जितने भी क्वेश्चंस अभी तक यहाँ बताया गया है, उन सभी क्वेश्चंस में लगभग आपके जितने बायनोमियल थ्योरम के कंसेप्ट होते हैं, जहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं, उसको कवर करवाया गया है। तो चलिए बच्चे, वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को देखिएगा, और जिन्होंने अभी तक पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसे भी जाकर आप जरूर देखें। हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो बस आपके लिए इतना ही रिक्वेस्ट है आपसे कि बस आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें दोस्तों में, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी करें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।